नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में चुनाव आयोग ने की निकाय चुनावों की घोषणा। 22 नवंबर से 3 चरणों में होगा मतदान। 1 दिसंबर को आएगा परिणाम। आचार संहिता लागू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को दी सौगात। 144 आवासीय और अनावासीय भवनों का किया लोकार्पण। 260 करोड़ की लागत से हुआ है भवनों का निर्माण। लखनऊ में सतह से शिखर तक का शंखनाद विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह भी हुए शामिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर हुई चर्चा। बस्ती में बिजली विभाग के घूसखोर जेई पर एसीबी का शिकंजा। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप। लाइन जोड़ने की एवज में मांगी थी रिश्वत। लखीमपुर खीरी जिले में बाधिन से दहशत। रिहायशी इलाके में 3 शावकों के साथ नजर आई बाधिन। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बाधिन की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। अब खबरें विस्तार से। यूपी में चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। बता दें कि प्रदेश में 22, 26 और 29 नवंबर को 3 चरणों में निकाय चुनाव संपन्न किया जाएगा और 1 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। अधिसूचना जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने कहा कि पहले चरण में 24 जिलों के मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे और वहीं दूसरे चरण में 25 और तीसरे व अंतिम चरण में 26 जिलों के मतदाता अपने वोट डाल सकेंगे। निकाय चुनाव को लेकर 16 नगर निगम और 198 नगर पालिका के साथ 438 नगर पंचायतों के लिए प्रदेश में 11,389 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिन्हें मिलाकर 653 निकायों में 12,007 वार्ड्स में चुनाव होगा। बता दें कि जनता मेयर की 16, पालिका पार्षद चेयरमैन की 199 और नगर पंचायत की 429 सीटों पर वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी और ट्रांसफर, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट पर भी रोक लगा दी गई है। अगर ऐसा करना बहुत जरूरी हुआ तो राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा। योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को बेहतर आधारभूत सुविधाओं के लिए सौगात दी है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने 260 करोड़ की लागत से निर्मित पुलिस विभाग के 144 आवासीय और अनावासीय भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि विगत 5 वर्षों के अंतर्गत किए गए कार्यों का परिणाम आज हमारे सामने है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आज से 5 वर्ष पहले यूपी की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में थी कि दुनिया और देश में बीमार प्रदेश के रूप में गिना जाता था, जहां पर बदतर कानून व्यवस्था के चलते विकास की कोई सोच नहीं की धारणा बन गई थी। पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे बहादुर जवानों और प्रदेश भर से उन सभी 41 जनपदों से जहां से जुड़ी हुई 144 ये परियोजनाएं आज यहां लोकार्पित हुई हैं, उन सभी स्थानों पर भी उपस्थित सभी पुलिस के हमारे अधिकारी और पुलिस विभाग के सभी जवान और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े पुलिस बल को रुपये 260 करोड़ रुपए की लागत की 144 परियोजनाओं को लोकार्पित करते हुए अत्यंत आह्लादित हूं। मैं इसके लिए पूरे पुलिस बल को हृदय से बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है विगत 5 वर्षों के अंदर किए गए कार्यों का परिणाम आज हम सबके सामने है।
आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में थी कि दुनिया में और देश में बीमारू प्रदेश के रूप में गिना जाता था, जहां पर विकास की कोई सोच नहीं, ये जो धारणा बन चुकी थी उसका कारण था बदतर कानून व्यवस्था। हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़े दंगे के कारण प्रदेश के बारे में न केवल लोगों की धारणाएं बहुत अत्यंत खराब थी, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी तबका अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। लखनऊ के विश्वेश्वरैया सभागार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान की ओर से सतह से शिखर तक अंत्योदय का शंखनाद पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र रहे। बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता हृदय नारायण दीक्षित ने की और कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह शामिल हुए। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर भी चर्चा की गई। इस दौरान एवन टीवी के संवाददाता जय त्रिपाठी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और डॉक्टर महेंद्र सिंह से की खास बातचीत। राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरीके से आज सभागार में कार्यक्रम किया गया, उसमें कहीं न कहीं राजस्थान के राज्यपाल जो मौजूद रहे कलराज मिश्रा जी, उसके साथ साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आज सर किस तरीके का यहाँ पर कार्यक्रम था और इसकी क्या विशेषता है? दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान का आज कार्यक्रम था। माननीय कलराज मिश्र जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए थे और दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान एक ऐसी संस्था है जो दीनदयाल जी के विचारों को आगे बढ़ाता है, उनके साहित्य का उनका प्रकाशन करना और उनके जो रीति नीति सिद्धांत हैं अंत्योदय के अंतर्गत उसका प्रचार प्रसार करना उनका काम है। और आज केंद्र और प्रदेश सरकार वही काम कर रही है, इसलिए एक अच्छा कार्यक्रम आज था। सारे पुराने कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से बात किया जाए तो कहीं ना कहीं अभी उप मुख्यमंत्री जो पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, जो उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम किया गया और उस कार्यक्रम में क्या विशेषता थी और किस तरीके से ये कार्यक्रम कहीं ना कहीं सफल होता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 TV लखनऊ। जिस तरह से सतह से शिखर तक का कार्यक्रम आज यहाँ पे आयोजित किया गया, हमारे साथ आज समय महेंद्र सिंह जी हैं जो भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। आइए उनसे जानते हैं जो आज का कार्यक्रम रहा वो कितना खास रहा, इसकी क्या विशेषताएं रही। सर, जो आज का ये कार्यक्रम था इसकी क्या खासियत थी और ये क्या विशेषता इस कार्यक्रम की? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना आदरणीय कलराज जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में की गई और मैं समझता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये काम करता है। बहुत ही प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान है और उसी के तत्वाधान में आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का सपना देखा था कि जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा, जब तक हर कोई खुशहाल नहीं होगा, तब तक शक्तिशाली भारत और मजबूत भारत नहीं बन सकता है। और उसी पर सतह से लेकर शिखर तक अंत्योदय का शंखनाद पर यह संगोष्ठी थी और बहुत सौभाग्य का विषय था कि आदरणीय कलराज मिश्रा जी का मार्गदर्शन उसमें हम लोगों को प्राप्त हुआ है, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और इस गोष्ठी को लेकर के हम लोग हर जिले में जाएंगे जहां जहां पंडित जी ने काम किया है और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अंत्योदय की अवधारणा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सूत्रपात और अपना एकात्म मानववाद के दर्शन से लोगों को परिचय कराने के दृष्टि से ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आज की आयोजित की गई थी। जिस तरह से बात किया जाए तो इस समय हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता महेंद्र सिंह जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये सत्ता से शिखर तक का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और जिसमें हर प्रत्येक जिले में जाएंगे और इस कार्यक्रम को प्रत्येक जिले में इसी तरीके से आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, A1 TV। अगली खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां रामपुर कला थाना क्षेत्र में पावारा गांव के ग्रामीणों ने शिकारियों को बच्चा चोर समझकर मारपीट कर दी, जिसमें एक शिकारी की मौत हो गई जबकि अन्य शिकारी जान बचाकर भाग निकले। इस मामले में रामपुर कला पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि इस मामले में अब जांच भी की जा रही है।
अब खबर फतेहपुर से है, जहां सड़क किनारे जख्मी हालात में पड़े मिले युवक की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक युवक को वसूली करके वापस आते समय मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। विजय कुमार गुप्ता उर्फ मुनीम, जो ललौली कस्बे के निवासी हैं, चिल्ला ललौली मार्ग पर रोड पर गड्ढा पड़ा हुआ है। उसमें बड़े बड़े बोल्डर नुकीले टाइप के हैं। वो ऐसा प्रतीत होता है कि मोटरसाइकिल से करके टकरा करके बोल्डर से उसमें घायल हो गए थे और उनको तत्काल एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया। यही मामला है सर कि चिल्ला गए थे तगादा करके आ रहे थे, वहाँ डियारा के पास जो है भाई हमारा जो है वहीं पे जो है मेरा जो है तुरंत जो है एम्बुलेंस गाड़ी आई, तुरंत सर जी वो लेके चली जाए। जब हमें सूचना मिली तो हम घर से भागे। बाराबंकी जिले के रामस्नेही घाट कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद गंभीर हालत में दोनों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार कार सवार पिता पुत्र सिद्धार्थनगर जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कार सवार युवक अपने पिता का इलाज कराने सिद्धार्थनगर से लखनऊ जा रहा था और इसी दौरान लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर कार हादसे का शिकार हो गई। यूपी के रायबरेली में अवध केसरी राणा बेजी माधव बख्श सिंह जी की 218वीं जयंती के अवसर पर भाव समर्पण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के अप्रतिम वीर एवं महान सेना नायक अवध केसरी राणा बेनी माधव बख्श सिंह की 218वीं जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। यूपी के हरीमपुर जिले में यमुना नदी युत्रे के निशान से ऊपर है और बेतवा खतरे के निशान के पास बह रही है। इससे मुख्यालय के आसपास के करीब 13 गांव प्रभावित हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने अपनी टीम के साथ इन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और साथ ही साथ बाढ़ से निपटने के लिए सभी को सजग रहने के भी दिशा निर्देश जारी किए। संगम पर है। संगम क्षेत्र से पहले दोनों नदियों का इस समय जलस्तर बढ़ा हुआ है। बेतवा में जलस्तर हमारा थोड़ा सा ऊंचा है, यमुना जी का नीचे है। बेतवा का पानी बहुत तेज़ी से निकल रहा है, लेकिन अभी भी खतरे से काफ़ी नीचे है। यमुना जी का भी खतरे से नीचे है। रात तक कुछ और पानी आने की उम्मीद है, उसमें थोड़ा सा पानी बढ़ेगा, हो सकता है खतरे के बिंदु को स्पर्श कर जाए, किंतु अभी किसी को शिफ्ट करने की या कोई राहत देने की स्थिति नहीं आ रही है। बाकी हमारी पूरी तैयारी है। शिफ्ट करने के लिए हमने कुछ डिग्री कॉलेज के लिए सारी ड्यूटी लगा दी है, वहाँ पूरी तैयारी है। हरदोई की लोनार पुलिस का एक अजीबोगरीब कारनामा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दबंगों द्वारा मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों के साथ मारपीट कर दी थी, जिसको लेकर पुलिस ने पुजारी पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। ऐसे में अब पीड़ित के साथ हुई घटना के वीडियो जब सोशल मीडिया पर आ गए तो लोनार पुलिस की किरकिरी होने लगी। एसपी ने बताया कि मामले में दूसरे पक्ष की एफआईआर के आदेश जारी किए गए हैं और आपको यह भी बता दें कि मामले में लोनार क्षेत्र में रहने वाले युवक ने बाबा को मारने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी को शिकायत पत्र सौंपा है। हमारे साथ एक अनूप नाम का नेटर मारपीट की मुजाहिदीन का, वो आके हमारे आसन पे बैठ गया। उसे माना करने के बाद में गाली गलौज दी। लोगों ने समझाने के बाद में वो चला गया। फिर वो अपने छोटे भाई को भेजा। छोटे भाई भी आके आसन पे बैठा। उसे माना करने पे वो सब मार तोड़ करने लगे। किससे शिकायत की और क्या आश्वासन मिला?
हमने शिकायत किया, हमारा प्रशासन ने सुना नहीं। एक हमारे ये बाबा जी हैं, उनके साथ आके बदतमीजी करने लगा, तो लोगों के मना करने पर और मुझे पुरानी रंजिश के चलते मैं साइड में खड़ा था, मुझे मना करने पर तो घसीट लिया और मुझे मारा पीटा। उसके बाद में पुलिस वहाँ पे आई और मुझे गिरफ्तार भी किया। मैं रात भर थाने की कस्टडी में रहा और उसके बाद में मुझे ज़मानत पे यहाँ मतलब आने दिया गया है और मेरी तरफ से मुझे चोट भी काफ़ी आई है और अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। इसके लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय हरदोई के पास आया हूँ अपनी शिकायत के लेके कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें, मेरा भी मुकदमा आरोपी के खिलाफ पंजीकृत किया जाए और राजनीतिक दबाव के कारण मेरा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये मुजाहिदपुर लोनार का है। ये जन्माष्टमी के दिन ऐसा ज्ञात हुआ कि बाबा के मंदिर के अंदर झगड़ा हुआ है और इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि हमारे आसन पे बैठ गए थे। तो इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ है, लेकिन ये बाबा की तरफ से नहीं है, ये अनूप यादव की तरफ से अभियोग पंजीकृत हुआ है। बाबा का प्रार्थना पत्र मिला है और इसमें भी जांच करा के इसमें भी अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। सर, उनका सीधा आरोप है कि हमारी ही पिटाई हुई और हमारे बजाय जो है दूसरे लोगों का अभियोग पुलिस ने हमारे खिलाफ लिख दिया। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा था। इसमें जांच करा के इनकी तरफ से भी अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। यूपी के बस्ती में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जिला अस्पताल पर का औचक निरीक्षण किया। अब आपको बता दें कि इस दौरान राज्य मंत्री ने सफाई व्यवस्था बेहतर ना पाए जाने पर नाराजगी भी जताई। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का जो जन उपयोगी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही है क्या? हम सब मंडल स्तर के दौरे पर यह तय करते हैं सरकार की जो जन उपयोगी सेवाएं हैं वह जनता तक आ रही का। रात के समय में हम इसलिए आए हैं कि दिन में शायद व्यवस्था होती है, रात में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अस्पताल में देखा गया है बाकी से व्यवस्था सही है, थोड़ा लाइट वगैरह कमियाँ थी, थोड़ा सफाई कमियाँ है, जिनको दिया गया वार्निंग। 2 दिन से स्वास्थ्य कर्मी धरना दे रहे हैं, स्थितियाँ कहाँ सुधरेंगी, कैसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी? मैंने किसी ने हमको पकड़ दिया अभी, मैं उस पर समझ सकता हूँ। सर, यहाँ पे विशेषज्ञ नहीं है डॉक्टर, अभी आपने हमको जानकारी दिया ना, बात करें। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 3 तलाक का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल हरैया थाना क्षेत्र के एक शिक्षक ने विद्यालय की 14 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। वहीं मुकदमे में फंसने के डर से निकाह किया और कुछ समय बाद ही 3 तलाक दे दिया। प्रकरण की शिकायत पीड़िता के पिता ने आला अफसरों को दी। वहीं पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि हरैया थाना क्षेत्र की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी के पिता ने तहरीर देकर बताया है कि उनकी बेटी 2019 में कक्षा 9 की छात्र थी। आरोप है कि स्कूल के प्रबंधक के बेटे और अध्यापक एहसान ने किताब देने के बहाने कमरे में बुलाकर उससे दुष्कर्म किया। वहीं इसके बाद पीड़िता को डरा धमकाकर लगातार शारीरिक शोषण करता रहा और बाद में मुकदमे से बचने के लिए आरोपी ने पीड़िता से निकाह कर लिया पर विदाई नहीं कराई। दबाव बनाने पर विदाई करवाकर घर ले गया और अपनी मां के साथ मिलकर गर्भपात करवा दिया और अब उसे फोन पर 3 तलाक दे दिया। सीओ हरैया शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी को जल्द ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र हरैया के एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग लड़की के साथ निकाह करने और उसके साथ बलात्कार करने और फिर उसे 3 तलाक देने संबंधी आरोप लगाते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके संबंध में थाना हरैया पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इस प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे द्वारा एसएचओ हरैया को निर्देशित किया गया है कि अभियोग का गुण दोष के आधार पर विधिक निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में रोडवेज बस और कंटेनर में आमने सामने की भिड़ंत में बस का ड्राइवर और कंटेनर चालक घायल हो गए, जबकि बस में बैठे यात्री बाल बाल बच गए। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जानकारी ये मिल पाई है कि रोडवेज बस प्रयागराज से कानपुर जा रही थी। घटना कोखराज थाना के कल्याणपुर के पास की बताई जा रही है। ट्रक वाला सामने से आके मार दिया उसने। इधर से हम जा रहे थे फतेहपुर के लिए। चोट हमारे भर लगी है, लेकिन यात्री कोई चोट नहीं हुआ उधर। सबका पैसा वापस कर दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं ने मुकदमों के दाखिल के बाद कोर्ट में पेश करने में अनावश्यक देरी और नए मुकदमे, सप्लीमेंट्री और अनलिस्टेड मुकदमे के सूचीबद्ध न होने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर कड़ा विरोध जताया है। बता दें कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में न्यायिक कार्य बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा की अध्यक्षता में हुई कार्यकारिणी की बैठक में अधिवक्ताओं से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श भी किया गया, जहां एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने न्यायमूर्तियों की घटती संख्या और खाली पदों को भरने में अनावश्यक देरी पर भी ऐतराज जताया। वहीं बार एसोसिएशन ने मांगे पूरी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी विरोध की चेतावनी भी दी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित भीरा कोतवाली इलाके में जमीनी विवाद में दबंगों ने ट्रैक्टर से टक्कर मारकर पक्का मकान तोड़ा और गृहस्थी का सामान सड़क पर फेंककर घर में रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया। इसी दौरान दबंगों की दबंगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।